हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग, आदाब। आज हम हिस्ट्री पीजीटी 2017 अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ अभी उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे और बहुत ही कम समय लेते हुए इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चन डाउटिंग है जो कि आयोग का आंसर आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इसका सही विकल्प हमें कौन सा मानना है। और सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चूँकि जनरल के लिए 36 सीटें थी और हिस्ट्री में बहुत टोटल मिलाकर बहुत ज़्यादा सीटें नहीं थी और किसी भी सब्जेक्ट में, और बच्चे जो हैं वो लाखों की संख्या में हैं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि एक जो अपना माइंड सेटअप कर रखा होगा कि इतने क्वेश्चन हम क्लियर करके जाएंगे, वो उनके नहीं हो पाएंगे। तो अगर नहीं होता है तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, और जिनके हो जाता है उनको हम पहले से बधाई दे देते हैं। और जिसका नहीं होता है उसको समझना चाहिए कि सफलता और असफलता ज़िंदगी का एक पार्ट है, और असफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद ही सफलताओं का ताज सर पर आता है। तो चेहरे की मुस्कान कभी गायब नहीं होनी चाहिए, यही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। आगे हम देखते हैं, इनके हर क्वेश्चन को ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसका है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? तो मंगल पांडे 34th जो नेटिव इन्फेंट्री थी, मतलब जो 34 जो नेटिव इन्फेंट्री थी उसके सिपाही थे। आगे हम देखते हैं कि 1885 में बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था क्योंकि 1885 ईस्वी में ही कांग्रेस की आपकी स्थापना होती है, और इसकी स्थापना जो थी प्लानिंग की जाती है कि पूना में की जाए, पूना में जो प्रथम अधिवेशन किया जाएगा, परंतु मुंबई में प्रथम अधिवेशन इसका किया गया और उसकी अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृति से संबंधित है? तो ऐसा जो क्षेत्र है वह दायमाबाद हमें दिखाई देता है कि दायमाबाद तीनों संस्कृतियों से संबंधित है। जैसा कि हमें पता है कि ये मालवा और जोड़वे से तो संबंधित है ही, और जो आपका हड़प्पा काल है, हड़प्पा काल से भी, क्योंकि उत्तरी हड़प्पा काल में भी कुछ शहरीकरण के साक्ष्य हमें दिखाई दे जाते हैं। हालांकि कुछ विद्वान और कुछ एजुकेटर इसका आंसर इनाम गांव भी मानकर चल रहे हैं, परंतु इसका आंसर दायमाबाद ही होना चाहिए। अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो बलबन ने, इसका आंसर बुगरा खान होना चाहिए। ये डिबेटेड क्वेश्चन है क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि जो बलबन थे उनके जो बड़े बेटे थे वो मोहम्मद थे और छोटे बेटे बुगरा खान थे। तो वो अगर मोहम्मद होते तो मोहम्मद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते, परंतु उन्होंने बुगरा खान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर किया था, परंतु बुगरा खान ने इनकार कर दिया था। तो इस वजह से जो के खुसरो थे उनको बलबन के द्वारा उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था, परंतु इसमें कहीं भी आपको के खुसरो दिखाई नहीं देता है, तो इसका आंसर बुगरा खान होना चाहिए। अगला जो है वो है मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रहला ग्रंथ में है। ये किस ग्रंथ में लिखी, ये किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो यह जो है अरबी भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, जिसको पता है पता है, जिसको नहीं पता नहीं पता, ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आगे, निम्नलिखित देवताओं में से किस एक देवता को अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी? तो अदिति जो थी उनको बलि की भेंट नहीं दी जाती थी। व्यापारिक चौकियों को उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? तो व्यापारिक चौकियों का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिरात सिकंदरी में हमको देखने को मिल जाता है। तबकात नासरी भी इसमें पुस्तक दिखाई दे रही है, जो कि आप जानते हैं कि मिनहाजुस सिराज की है, तारीख फिरोज शाही बरनी के द्वारा लिखी गई है। तो इस तरह से है। आगे है, मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्रनाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा है, ये किस राजनीतिज्ञ का कथन था? तो यह जो है इसमें डाउटिंग है। ये क्वेश्चन नॉर्मली किताबों में और आपको नेट पे नहीं मिल पा रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डाउट में जाएंगे, और ये मैं ही नहीं, आप कहीं भी किसी भी एजुकेटर का जा कर के देखेंगे तो वो भी आपको इसका सटीक आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसमें क्या है, ये मोहम्मद अली जिन्ना, मुझको लग रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना इसका होगा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों में आप देख सकते हैं, दोनों में ही संदेह बना हुआ है।
आगे हम देखते हैं कि गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था। तो गुप्त काल में आपको समझना पड़ेगा कि गुप्त काल में तांबे की मुद्रा का प्रचलन की जानकारी जो मिलती है वो रामगुप्त नामक शासक के बारे में मिलती है, परंतु रामगुप्त इसमें नहीं है। चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने की सिक्के चलवाए, सोने की जो मुद्रा थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाई थी, परंतु तांबे का जिक्र नहीं मिलता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा बहुत तांबे के सिक्के मिलते हैं, परंतु बड़े स्तर पर स्कंदगुप्त के बारे में मिलते हैं। तो हम जो है यहाँ पर समुद्रगुप्त को मानकर चलेंगे कि तांबे की मुद्रा जो चलाई वो समुद्रगुप्त ने चलाई थी। आगे 10वां क्वेश्चन जो है, हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन मिलता है। तो ये क्वेश्चन बंदे एक तरह से गेस नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि हर्षचरित के भागों से क्वेश्चन पूछा जाए ये थोड़ा सा पहली बार देखने को मिलता है। जैसा कि आप देखते हैं कि जो आपके हर्षवर्धन थे, जब वो अपने लास्ट के समय में जो कदम्बरी जहाँ पे ये हर्षचरित आपकी ख़त्म होती है, हर्षचरित के लास्ट में बाणभट्ट ने जो लिखी उसके लास्ट में हमें दिखाई देता है कि अपनी बहन राज्यश्री को ढूंढते हुए विंध्याचल पर्वत के आसपास के जो जंगल थे वहाँ पे ये पहुँचते हैं, विंध्य के जंगलों में। तो वहाँ पे इनको जो है विभिन्न प्रकार के धार्मिक संप्रदाय से इनका सम्मेलन हुआ होगा। तो वो जो वर्णन है उस वाली कथा का वो 7वें और 8वें अध्याय में है, लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि 8वें अध्याय में इसका जो विभिन्न संप्रदाय था उसका वर्णन किया गया होगा। महावीर जैन ने अपने उपदेश के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, ये हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फुट डालो राज करो का खेल किसने खेलने का निश्चय किया था। तो ये जो खेल है ये है खेलने का निश्चय, ये जो है आयोग के द्वारा भी बहुत बार एक तरह से यहाँ पे डिबेट रहा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे विवाद भी रहा है, क्योंकि इसको कभी कभी लॉर्ड मिंटो बहुत सारे जो एग्ज़ाम हुए हैं उस पर माना गया है, परंतु इसका सही आंसर लॉर्ड कर्जन होना चाहिए। और लॉर्ड मिंटो को जो 1909 का आपका जानते हैं कि पृथक निर्वाचक क्षेत्र के जो माल्य मिंटो सुधार थे उसके अकॉर्डिंग इनको फूट डालो और राज करो खेल खेलने का निश्चय किया था। परंतु लॉर्ड कर्जन जो थे वह बंगाल के विभाजन से संबंधित थे, तो लॉर्ड कर्जन ज़्यादा इसका आंसर होना चाहिए। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो ये डरेजियो ने शुरू किया था। इसका जो अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया था। तो ये बलबन के द्वारा किया गया था। किस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल मुद्रा एवं लेखा होता था। तो ये पटलाध्यक्ष के अंडर में होता था, क्योंकि समाहर्ता जो था राजस्व को संग्रहण करता था और सन्निधाता जो था, सन्निधाता राजकोष का प्रधान होता था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस शहर में हुआ था या किस स्थान पे हुआ था। तो ये जो था स्थान का नाम जेम्स प्लेस था। ऋग्वेद में धान्यगर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका डायरेक्टली आंसर आपको नॉर्मली नहीं मिल पाएगा किताबों में, लेकिन इसका आंसर धान्यकृत जो है वो धातु कर्मकार के लिए प्रयोग किया जाता था। चांसेस ऐसे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाले कौन थे। तो ये नारायण गुरु थे, परंतु कुछ विद्वान कुछ एजुकेटर मान के चल रहे हैं कि कंदु कुरी बीरेशलिंगम भी इसका आंसर हो सकता है, परंतु बीरेशलिंगम जी ने जो किया वो जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो महिलाओं के लिए काम किया है, विधवा विवाह के लिए काम किया है। तो इसका जाति के लिए जो काम किया है वो नारायण गुरु जी ने किया है, और स्वामी विवेकानंद जी का साउथ से इतना लिंक नहीं रहा है, तो इसका आंसर नारायण गुरु ही होना चाहिए। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने उसका विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद जी के साथ उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया था। तो वह सैयद अहमद खान जी ही थे। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। ये भीष्म पर्व से लिया गया है। निम्नलिखित किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू किया था। तो ये जो थे जिनको जिंदा पीर कहा जाता था, क्योंकि ये पूरे का पूरा शरीयत के अकॉर्डिंग शासन स्थापित करना चाहते थे। औरंगजेब जो थे उनके बारे में ये कथन कहा गया है। आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया था। तो मोस्टली जो इलाही शब्द है वो कहीं ना कहीं अकबर से जुड़ा हुआ है। आप देखते हैं कि दीन इलाही भी कहीं ना कहीं अकबर से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसका आंसर अकबर होगा। भोज एवं काले की चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो आप देखते हैं कि गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा से इसका कोई संबंध नहीं है, और कारले की चैत्य गुफाएं जो हैं वो आपकी महाराष्ट्र के लोनावाला क्षेत्र में
पड़ती है। महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे? तो यह मैनचेस्टर गार्डियन के बारे में इसका जिक्र आता है। मौर्य काल में संनिधाता का अर्थ होता था, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि संनिधाता का अर्थ राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक होता था। शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में किसने विरोध किया? तो आप जानते हैं कि देशमुखों के ऊपर स्वदेश मुख होते थे, और वो आप सरदेशमुखी एक कर का भी जिक्र आता है, तो आप समझ सकते हैं कि देशमुखों के साथ इनका कहीं ना कहीं विरोध रहा था। पेन आर्यंस एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1906 में की गई थी पेन आर्यंस एसोसिएशन की स्थापना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहली बार सा लग रहा है, जैसे कि आज से पहले कहीं पूछा नहीं गया है। आगे लेक्स लॉ की अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये 1850 में लागू किया गया, और इसके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को कि ये वही कानून है जिसके द्वारा ईसाई धर्म से अलग जो भी धर्म के व्यक्ति थे, अगर वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट होते थे तो उनको उत्तराधिकार का अधिकार मिल जाता था। इसके अलावा 29वां जो क्वेश्चन है, किसी एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता था? तो निग्रंथ बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, महावीर जी को कहा जाता था। वह सुल्तान जो अधिरजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभु सत्ता पर। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डाउटिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो इल्तुमिश है वैसे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी समझने में आता है कि अगर अधिरजत्व का मतलब इस बात से लगाया जाए कि जो जीतने के बाद उनको उनका राज्य वापस अपने अंडर में लेकर छोड़ा जा रहा है, तो वो काम अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था। आप देख पाएंगे कि साउथ के जितने भी राज्य थे उस पर डायरेक्टली जो आपके अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने अपने अंडर में नहीं लिया था, परंतु इसको हम इल्तुमिश से जोड़कर देखेंगे, क्योंकि इल्तुमिश जो है वह आपके अलाउद्दीन खिलजी से पहले आते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध इसमें सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो एक्सला-सपेल की संधि उसमें होती है, ना कि पेरिस की संधि। पेरिस की संधि जो थी वो आपकी तीसरे विश्व युद्ध के बाद होती है, और सब संधियाँ सही सुमेलित है। आगे ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जो आपका इसके अंदर आप देख सकते हैं कि गोमत इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि गोपति जो है वो कहीं ना कहीं राजा के लिए प्रयोग किया जा रहा है, गविष्ट युद्ध के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो धनाढ्य व्यक्ति का जो वो होगा वो गोमत शब्द के लिए प्रयोग किया गया होगा। मुगल काल में इजरा क्या था? तो इजरा जो था एक कर संग्रहण की एक व्यवस्था थी। कल जो राजस्व होता था वो उसको किस तरह से हमको संग्रहित करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी कौन सी विधि के द्वारा करना है, वह व्यवस्था जो थी इजारा प्रथा कहलाती थी। आगे निम्नलिखित से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो स्वतंत्रता के समर्थक, प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक लॉर्ड हैस्टिंग्स थे। लॉर्ड वेलेस्ली तो थे नहीं, क्योंकि इन्होंने तो सेंसरशिप लागू की थी, और लिटन भी नहीं थे, लिटन के बारे में भी आप जानते ही। तो आगे हम देखते हैं जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था। तो ये दक्षिण भारत से संबंधित रहा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा भद्रभाव और स्थल भाव वाला प्रक्रम। तो जो भद्रभाव वाले नेतृत्व वाले व्यक्ति थे, जब मगध में अकाल पड़ा था तो भद्रभाव के नेतृत्व में साउथ में गए हुए थे, तो जो उत्तर भारत में रुके हुए स्थूल भाव के नेतृत्व में उन्होंने श्वेत अंबर सफ़ेद कपड़े धारण किए कर लिए थे। तो दक्षिण भारत से संबंध रहा दिगंबर का। निम्न पुरा स्थलों में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो नेवासा है, इनाम गांव है, दायमाबाद है, महाराष्ट्र में महेश्वर नहीं है। आ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स पर्सिया में लेखन किया था, तो ये राजा राम मोहन राय जी द्वारा किया गया था। कई भाषाओं का इनको ज्ञान था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था? तो ये जो है सरोजिनी नायडू जी कहीं ना कहीं गांधी जी के सहायक के रूप में यहाँ से गई थी, और कहीं ना कहीं स्त्रियों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, परंतु ऐसा कोई इसमें ऑप्शन दिखाई देता नहीं है। तो ये हिंदू समुदाय यहाँ पे हो सकता है। राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था? तो प्रारंभिक अभियान बीजापुर के प्रशासन के विरुद्ध शिवाजी ने किया था।
अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ था? तो इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण हुआ था, इबादत खाना का। आगे हम देखते हैं कि रुपया रोम प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु की अधिकता होती थी? तो रुपया है, जितने भी रुपये वाले जो रुपये से मिलते जुलते शब्द हैं, ये कहीं ना कहीं चांदी, जिसको रजत कहा जाता है, उससे अधिकता के साथ बने हुए थे। संवाद कौमुदी बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। राजा राम मोहन के जी के द्वारा ये अखबार निकाला जाता था। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था? तो रायचूर दो आपका जो था वह आपका विवाद का विषय बना रहता था, और इसको लेकर कई बार युद्ध भी हुए। तालीकोटा जैसे युद्ध आप देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? तो जनरल हडसन बहादुर शाह जफर, जो आपके 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे, उनकी मृत्यु के जिम्मेदार रहे। ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माने गए हैं? तो ऋग्वेद का बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो उषा शब्द है, उषा शब्द से थोड़ा बहुत लिंक सूर्य देवता का मिल जाता है आदित्य के रूप में, परंतु और किसी से नहीं मिलता, क्योंकि रुद्र एक अपने सुंदर रूप से एक दूसरे देवता हैं, और उर्वशी भी कहीं ना कहीं अलग हैं, और पुत्री के रूप में इनका कहीं ना कहीं जिक्र आता है। परंतु दयूस वर्ड जो है वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं संबंधित होता नहीं है। अगर कहीं ना कहीं धोस या धो इस तरह का कुछ शब्द होता तो हम जोड़कर देख सकते थे, परंतु इसलिए उषा को ही हम देखेंगे। मौर्यों के केंद्रीकृत राज्यों का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया था। यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लेखित किया गया है? पितृवत का मीन्स यहाँ पे ये है कि जिसमें वो कह रहा है कि सारी प्रजा मेरी संतानें हैं, तो इस तरह का जो जिक्र किया गया है वो कलिंग शिलालेख में किया गया है। तो हम देखते हैं कि इसका कलिंग शिलालेख आंसर हो जाएगा। आगे, किस शिलालेख में अशोक अपने को पीरसी लाजा मगधे कहता है? तो ये भावरू शिलालेख है। आगे हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी? तो विजयनगर की जो स्थापना हुई वो आपकी वो आपकी मोहम्मद तुगलक के समय पर हुई। मोहम्मद बिन तुगलक MBT के समय पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभावों की अधिकता है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये डाउटिंग क्वेश्चन है, क्योंकि सारी जितनी मस्जिदें होती हैं कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रभाव उन पर होता ही है। तो इस तरह के क्वेश्चनों का आंसर आयोग के द्वारा ही सटीकता के साथ दे पाना संभव है। लेकिन अदीना मस्जिद जहाँ तक है इसका आंसर हो सकता है, लेकिन 100% श्योर में इसमें नहीं हूँ। आगे, अब्दुल रज़ाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? तो वो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। 1857 में देव समाज की स्थापना लाहौर में हुई थी। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन, बेगम हजरत महल जी कर रहे थे। भीमबेड़का में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हो जाता है? तो कब से प्रारंभ होता है ये पूछा है, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। हम जब देखते हैं तो हमें भीमबेटका में उच्च पुरापाषाण काल से इसका जिक्र मिलता है, परंतु ये उच्च पुरापाषाण काल का इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। तो इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, मध्य पाषाण काल आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित है? तो ये हुई प्रथम है जिनके साथ ऐसा है। और 56 क्वेश्चन, औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवा आलमगारी का संबंध कानून संहिता से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था? तो ये जो आधिकारिक इतिहास लिखने वाले लेखक थे ये पट्टाभी सीतारमैया जी थे। आगे हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति का भी कभी पूछा जाता है, तो वो SN सेन जी थे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तत्वबोधिनी सभा के द्वारा आपकी देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी।
आगे हम देखते हैं ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार है। तो निष्क ग्रीव इसका अगर उल्टा करोगे तो ग्रीव निष्क हो जाएगा, और ग्रीव का मतलब होता है गला, निष्क का मतलब होता है आभूषण। तो ये आभूषण का ही एक प्रकार है। रायपुतोरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है? ये वही पृथ्वीराज चौहान, जिनके बारे में चंद्रवरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो में बहुत कुछ लिखा है। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्न में से कौन पुर्तगाली नहीं थे? तो ये निकोली कोंटी जो थे यह पुर्तगाली नहीं थे, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि मुशर्रफ ममालिक जाना जाता था दिल्ली सल्तनत में, क्या था मुशर्रफ ए ममालिक? तो ये महालेखाकार को मुस्लिम ए ममालिक कहा जाता था। किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया था? तो ये देखो, बहुत से बंदे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि राजराज प्रथम जो थे उन्होंने उत्तरी श्रीलंका जीता, और जो राजेंद्र प्रथम थे उन्होंने पूरा श्रीलंका जीता, परंतु इस क्वेश्चन का आंसर राजाधिराज होगा, क्योंकि अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन राजाधिराज ने श्रीलंका में कराया था। भारत और पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो बंटवारा परिषद के जो अध्यक्ष थे नागरिक प्रशासन के लिए, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया था? तो विंध्य के वन में प्रवेश किया था। मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे, तो कॉमन क्वेश्चन है, फलक से ये उपकरण बने हुए थे। जो आपके निम्न पुरापाषाण काल मिलता है वो कोर से बने हुए थे, और उसके बाद वाले ब्लेड से भी बने हुए थे। और आप मध्य पाषाण काल में देखेंगे तो आपको चैलसिडनी, माइक्रोलिथिक वगैरह जैसे अस्त्र मिल जाएंगे, और आगे जाके आपको नव पाषाण काल में छेनी जैसे नुकीले और चिकने आपको अस्त्र शस्त्र दिखाई देते हैं। 1833 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1833 के बारे में जो कथन सही नहीं है वो डी सही नहीं है। आप पढ़ सकते हैं, सेव परिषद गवर्नर जनरल ऑफ मुंबई तथा मद्रास की संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। ऐसा नहीं हुआ था, जबकि कंपनी के व्यापारिक जो अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, सही बात है, समाप्त कर दिए गए थे, फिर 1813 में किए गए थे, और फिर दूसरी बार में चीनी, चाय और चीन का जो व्यापार था उस पर सभी अधिकार हटा दिया गया था। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो सही बात है, बेनेडिक्ट जी बने ही थे। दासों की दशा सुधारने और अंततः समाप्त करने की आज्ञा दी गई थी, तो हाँ ऐसा किया गया था। अब देख सकते हैं 1843 का एक्ट जो है। मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रारंभ की थी? आप देखना, अकबर को आप जाकर के पढ़ेंगे तो वहाँ पे हर जगह नियंत्रण और संतुलन की स्थिति दिखाई देगी। वहाँ पे प्रांतों के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र के अधिकारियों से नियंत्रित किए गए हैं, और साथ ही साथ जो स्थानीय लेवल पर शासन चल रहा है, ग्रामीण शासन, उसके जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। मनसबदारी जो व्यवस्था है उसमें भी नियंत्रण और संतुलन आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि जो मनसबदार हैं उसके पास पद भी है और सैन्य अधिकार भी है। तो जहाँ पे उसको सैन्य अधिकार है वहाँ पे पद नहीं है, और जहाँ पे पद है वहाँ सैन्य अधिकार नहीं है। तो इस तरह से ये क्रियाकलाप किए गए। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया था? तो उत्तर प्रदेश में ले मसूरिया ने प्राप्त किया था। सर्वप्रथम दिल्ली के सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी थी, तो ये इल्तुतमिश को दी थी। दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1879 में पारित किया गया था, 79। सेंट थोमे के युद्ध अथवा अडियार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया था? तो इस युद्ध में जिसको पराजित किया था उसका जिक्र नहीं किया गया है, तो ये इनमें से कोई नहीं। वैदिक काल में किस अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है? तो वैदिक काल में अग्नि को ही मध्यस्थ देवता के रूप में देखा जाता है, और ये आज तक भी चलन में है। अगर आप गौर से देखेंगे कि जितने भी यज्ञ होते हैं, जितने भी पूजा पाठ होती हैं, वहाँ पे अग्नि जला करके ईश्वर का आह्वान किया जाता है। हुएनसांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्गरक्षक
का कार्य सौंपा गया था। तो ये उद्यीता थे जिनको मार्गदर्शक का कार्य सौंपा गया था। अगला हम देखते हैं कि 1938 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम क्या था। तो महत्वपूर्ण जो कदम था वो था क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था। ये वही योजना आयोग, ये वही योजना समिति जो कि आगे चलकर भारत की योजना बनाने में कारगर साबित हुई। गदर नाम का एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ था। तो ये 1 नवंबर 1913 को इसका प्रकाशन किया गया था। अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दी थी। तो ये गुरु रामदास जी को 500 बीघा दान के रूप में जमीन दी गई थी। ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमियों के बीच की भूमि पट्टी को क्या कहा जाता था। तो ये जो है इन माय ओपिनियन खिल्लिए इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र तो जहाँ पे खेती हो रही है वही क्षेत्र है और खल तो नहीं होगा, तो खिल्ली इसका आंसर हो सकता है। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया था। तो ये है सर हेनरी लॉरेंस थे जिसको नियुक्त किया गया था। किस मुगल शासक द्वारा सती प्रथा थी के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया था। अब राजकीय निषेध की बात करें तो अकबर और औरंगजेब दोनों ही सती प्रथा के निषेध से जुड़े हुए हैं, और पहले अकबर ने किया, फिर उसके बाद औरंगजेब ने किया। और औरंगजेब ने तो बेकायदा इसको एक तरह से पूरा नियम, पूरा कायदे कानून के साथ बैन करने का प्रयास किया था, परंतु चूँकि अकबर भी है तो इसको हम अकबर के साथ हम जाना पसंद करेंगे। ख्विस्क के सिक्कों पर अंकित अहुर मजदा देवता का संबंध है। तो बहुत से लोग इसको यूनानी देवता से लाकर आए होंगे, परंतु इसका आंसर यूनानी ना होकर के पारसी देवता है। आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में की गई थी, और आप जानते हैं कि इसका 2 गुना करेंगे मीन्स 1828 करेंगे तो ब्रह्म समाज की स्थापना की भी आप डेट याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा का कपाट सिद्धांत कहा था। तो ये कहा था लाला लाजपत राय जी ने। इसका मीन्स यही है कि जो कांग्रेस जो बनी है वो अंग्रेजों को सुरक्षा प्रदान करती है और उनके जो काले कारनामे हैं उनको कांग्रेस के द्वारा ढक दिया जाता है। इस तरह का प्रयास इनके द्वारा कहने का किया गया। निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में विभाजित किया। तो ये जेम्स मिल थे जिन्होंने ऐसा किया, और इसमें बहुत ही विवाद रहा कि भारत के जो इतिहास है उसको हिंदू मुस्लिम इतिहास में बांटकर देखना अनुचित था, ये कोई उचित कार्य नहीं था। इन्होंने भारत में इतिहास की सांप्रदायिक व्याख्या करके भारत को सांप्रदायिकता के माहौल में ढाल दिया। इसके ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन है जो कि कभी बाद में टाइम मिलेगा तो हम करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि राजवाही एवं उलूग खानी थी। तो ये जो थी राजवाही एवं उलूग खानी जो थी ये नेहरू के नाम थे, जो कि FST फिरोज शाह तुगलक जी ने बनवाई थी। 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा अब मुझ में नहीं रही है। तो ये बहादुर शाह जफर ने उस समय कहा, जब मेरठ से चल करके सेना थी वह इनके द्वार पर पहुंच गई और इनको संगठन का नेतृत्व संभालने के लिए कहा, परंतु इन्होंने उस समय ये वाली लाइन का यूज किया। नित्य प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है। तो ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं गंगईकोंड चोलपुरम में किसने बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। तो इसे बहुत सारे बंदे मेरे हिसाब से गलत करके आए होंगे, क्योंकि जिन्होंने नहीं पढ़ा कि बृहदेश्वर मंदिर 2 हैं, एक गंगईकोंड चोलपुरम में है और एक तंजौर में है। तो तंजौर वाला जो बनवाया था वो राजराज प्रथम ने बनवाया था, परंतु जो गंगईकोंड चोलपुरम वाला है वो आपका राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। दिल्ली सुल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासनकाल में किया गया था। तो मसाहत शब्द का प्रयोग अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हो गया था। विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था। तो ये विजयनगर की बात पूछी गई है। अगर कहीं ना कहीं चोलों का भी इसी तरह कुछ था, परंतु चोलों में कुछ जो अंग थे वो अलग आ जाते हैं, जैसे कुर्रम, बलनाडु। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो दिखाई देता है कि मंडल नाडु
स्थल और ग्राम, क्योंकि मंडल से नीचे नाडु आता था और सबसे नीचे तो ग्राम होता ही था, तो उसके बीच में स्थल। तो इस तरह से हम गेस कर सकते हैं कि इसका मंडल, नाडु, स्थल और ग्राम आंसर होगा। इसके बाद आता है चीनी सोर्सों या स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत मंडल भेजा था। तो ये किसने भेजा था? ये पूरे का पूरा 72 लोगों का जो दूत मंडल भेजा था, ये कुलोत्तुंग प्रथम ने भेजा था। गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया था? तो गुप्तों ने लौह अयस्क को कहाँ से प्राप्त किया होगा? तो साउथ भारत से भी इन्होंने किया, परंतु इनके अपने पास में भी जो थे, बिहार में आप देखते हैं कुछ पहाड़ी रीजन पड़ते हैं, जैसे कि कैमूर वाला जो क्षेत्र है, कैमूर वाला इलाका जो है, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं आपको लोहे अयस्क। और तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बिहार में भी ये चीज़ें पाई गई हैं लोहा अयस्क को। और आपने पढ़ा ही होगा कि मगध क्षेत्र में लोहे की उत्पत्ति के कारण मगध इतना शक्तिशाली हो पाया था। तो हम देख सकते हैं कि ये तो बहुत बाद का समय चल रहा है, तो उत्तरी भारत ही इसका, उत्तरी बिहार ही इसका सही आंसर होना चाहिए। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्केनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से जुड़े हुए थे। द नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो द नवाब जो नाटक है, ये मैंने गूगल पे भी चेक किया था, बहुत सारी किताबें भी छानने की कोशिश की, इसका मुझे सटीक आंसर नहीं मिल पाया, लेकिन कहीं ना कहीं इसको पेलसर्ट के द्वारा आप जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि पेलसर्ट जो है उनकी जो काम जो उन्होंने लिखा है वो कई क्षेत्रों में लिखा है, तो इस वजह से द नवाब इसका आंसर हो सकता है। किसने अमीरान ए सदा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य राजस्व संग्रह करता तथा सैन्य अधिकारी होते थे? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर होगा। इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया था? तो इब्न बतूता जो थे मोरक्को के निवासी थे। मोरक्को आप देख सकते हैं कि आप ये अफ्रीका का नक्शा देखिए उठा करके, उसमें आपको ऊपर की साइड मिल जाएगा, तो ये उत्तरी अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा। पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी? तो ये गंधार की राजधानी थी। निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? तो ये जो जिक्र किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे, यह कल्प सूत्र में इसका जिक्र हमको मिल जाता है। क्षत्रिय वाली बात कल्प सूत्र में कही गई है। आगे हम देखते हैं कि 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति कहाँ से की गई है? तो एक तो सारनाथ तो है, जहाँ 4 सिंह हमको दिखाई दे जाते हैं। एक सांची भी है जहाँ पे हमको ये दिखाई देते हैं 4 सिंह। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन, जो इरविन समझौता हुआ था, वही वाले लॉर्ड इरविन की सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार हमें रखना है, तो इसमें लखनऊ समझौता है जो कि 1916 में हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो कि 1919 में हुआ, रोलेक्ट एक्ट है, रोलेक्ट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले आया था। गदर पार्टी की स्थापना आप देख सकते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हो रही है, ये 1919 के दोनों ही क्रम है, और लखनऊ समझौता 1916 का है, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। इसका आंसर सी होना चाहिए, गदर पार्टी, फिर उसके बाद आपका लखनऊ समझौता 1916, फिर रोलेक्ट एक्ट, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसका आंसर होगा। गांधी इरविन समझौते के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी? तो पहला तो गोलमेज सम्मेलन हो ही चुका था, तो उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए इनको आमंत्रित किया गया था, तो वो चीज़ घटी। आगे किस दिल्ली सुल्तान को अपनी वीरता के कारण अपने युग का अरस्तू कहा जाता है? तो ये उसी सुल्तान को कहा जाता है जो कि कभी कभी जिसको पागल भी कहा जाता है। कई बहुत सी किताब आप देख सकते हैं इनको पागल की उपाधि से भी अलंकृत किया गया है, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही इस युग का अरस्तू कहा गया है। खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो किलोखरी को राजधानी बनाने वाले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, जलालुद्दीन फिरोज थे। अशोक के अभिलेख से दिखता है कि राजज्ञाएँ संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी, केवल एक भाग को छोड़कर। तो ये जो है आपका थोड़ा सा डाउटिंग क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि
पूर्वी भाग जो है वहाँ पे आपका धौली और जोगढ़ उड़ीसा में मिल जाते हैं, तो वहाँ पे मानी जा रही हैं। दक्षिण भारत में आपके बहुत सारे मिल जाते हैं, एरड़गुड्डी जैसे अभिलेख मिल जाते हैं, तो हम दक्षिण भारत में भी देख रहे हैं। पश्चिम भाग उत्तरी भाग में मिलता ही है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन होता है तो वहाँ पर हमें कोई राजज्ञाएँ मोस्टली नहीं देखने को मिलती हैं, परंतु फिर भी इसका जो आंसर माना जाना चाहिए वह दक्षिणी भाग माना जाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण भाग में जो कि सुदूर दक्षिण वाला क्षेत्र हम देखते हैं वहाँ पे शायद कुछ जगहों पर इसका चलन नहीं था। तो ये थोड़ा डाउटिंग क्वेश्चन है, ये आपको आंसर के आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। विजयनगर साम्राज्य के शासक ने चीन में राजदूत भेजा था, तो बुक्का प्रथम ने चीन में राजदूत भेजा था। चांदी की टंका और तांबे की जीतल ये इल्तुतमिश जी ने चलाई थी। धर्मचक्र परिवर्तन किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आविक विद गांधी जी के जो लेखक हैं वो लुइस फिशर जी हैं। सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो ये ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना था, क्योंकि ब्रिटेन पर दबाव था और भारतीय नेता अब इस समय तक आकर के इतने सक्षम हो गए थे कि जो ब्रिटिश थे उनको भी भारतीयों की अनुमति कहीं ना कहीं चाहिए थी, परंतु भारत के जो नेता थे वो इसमें शामिल होने से इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से क्रिप्स मिशन भारत में लाया जाता है 1942 में। निम्नलिखित इतिवृत्तों में किस एक में सुबुक्तगीन से अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का इतिहास है? तो ये जो है ये तबकाते अकबरी है, तबकाते अकबरी जो कि निजामुद्दीन साहब जी ने लिखी है। तो तबकाते अकबरी इसका आंसर होना चाहिए। आगे हम देखते हैं, चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो तंजौर विजय का जो उल्लेख है वो थोड़ा सा इसमें डाउटिंग है, क्योंकि जिसमें किया गया है वो सीधा सीधा दिया नहीं गया है यहाँ पे। तो अब दिया नहीं गया है तो नाम उसका भी तिरु से ही शुरू होता है, परंतु अब पता नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है या उसका दूसरा नाम हो सकता है जो मैंने नहीं पढ़ा। तो ये तिरुनेडुंगलम और तिरुबलंगाडु में मैं कंफ्यूज हूँ, तो ये आप बाद में ही देख पाएंगे इसका सही आंसर। निम्नलिखित वायसरायों में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया था? तो बंगाल विभाजन को 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदयासन सभा से संबंधित नहीं थे? तो इसकी जो आंसर है न्यायमूर्ति रनाड़े जी इस सभा से संबंधित नहीं थे। हुएनसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया उस समय वहाँ कुलपति थे, उस समय वहाँ के जो कुलपति थे वो सीलभद्र थे। सीधा क्वेश्चन है, जिसको आता है आता, जिसको नहीं आता नहीं आता, इस टाइप का। किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रतन विशेषज्ञ की नौकरी की थी? तो कहीं कहीं इसका आंसर रोल्फ फिच भी लोग कह रहे हैं, क्योंकि लोग रोल्फ फिच अकबर के दरबार में थे, और कुछ जो है विलियम लीड्स भी बोल रहे हैं। तो इसका, और मुझे भी विलियम लीड्स ही लग रहा है, तो इसका आंसर विलियम लीड्स होना चाहिए। जागीरदारी संकट को किसी इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया है? तो इस पर सतीश चंद्र जी ने अपने बहुत लंबे चौड़े विचार दिए हैं, तो वो आप पढ़िएगा। आपको आंसर राइटिंग करने में जो कि रिटन वाले एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत कारगर साबित होते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोयला क्रांतिकारी संगठन विद्युत वाहिनी से जुड़े हुए थे। जग्गेपेट शिल्प का संबंध है, जग्गेपेट शिल्प का संबंध ये जो है आपका इन माय ओपिनियन बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। आगे हम देखते हैं, विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? तो सत्य प्रकाश नाम की जो पत्रिका थी ये कारसोन दास मलजी के द्वारा निकाली जाती थी। आगे हम देखते हैं, सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस प्रचारक को भेजा था? तो वो माधव रक्षित को भेजा था। निम्नलिखित स्थलों में से कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? तो नवपाषाण काल से संबंधित कौन सा स्थल है? तो हम देखते हैं कि बाघोर, सैनुआर और सराय नहार राय ये हमें मध्य पाषाण काल से संबंधित मुझको दिखाई दे रहे हैं, तो पेशरा इसका आंसर होना चाहिए।
आगे हम देखते हैं कि मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा एक कारखाना से संबंधित था। तो कारखाना से संबंधित सदर तो नहीं होगा, न्यायिक अधिकारी था। दीवान भी नहीं होगा, सूबेदार भी नहीं होगा, दीवाने बुयूतात ऐसा अधिकारी था। देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था। तो देवी चंद्रगुप्तम नाटक विशाख दत्त थे। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक विशाख दत्त का एक बहुत ही मुद्रा राक्षस बहुत फेमस है, तो वो भी है। किस विदेशी ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट से तुलना करने वाले जो व्यक्ति थे महाराजा रणजीत सिंह की, वो ग्रिफिन इन माय ओपिनियन होना इसका आंसर चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आपका 125 क्वेश्चनों का बहुत ही छोटे लफ्ज़ों में मैंने बताने का आपको प्रयास किया।